आप जैसे ठहाके मार करके बोलते हैं वैसे वो भी ठहाके मार के मतलब बोलते हैं कि हाँ मिश्रा जी तो कुटा गए, मतलब आए थे मैदान में लड़ने के लिए, कह रहे थे आए दो दो हाथ हो जाए और खुदा कुटा गए, इस तरह की बातें कर रहे थे। हाँ था, मैंने भी इंटरव्यू देखा था, वो कहे थे कि मैं खुली चुनौती देता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो आवे मैदान चुन ले और हो जाए दो दो हाथ समझ में आ जाएगा, तब तो दूसरे के ना देखे कि उनको कुट दिया गया। कि हमने वहाँ डेट और समय मर्दों की तरह तय करने के लिए कहा था, हिजड़ों की तरह अचानक हमला करने का नहीं था। अब इनका इतना दोगलापंती देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? हमने डेट और समय, आज भी मैं कह रहा हूँ कि डेट और समय तय कर लो, ऐलान करो। ऐलान करके ना लड़ाई लड़ोगे, राजा महाराजाओं ने ऐसा ही ना लड़ाई लड़ा था। अच्छा ये बताइए वास्तव में हुआ क्या था, मतलब जो सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है तो वो तो। और इस बात को बता दें कि हमको बचाने वाले एक नहीं तीन तीन लोग। वो कौन? क्यों? नेहा सिंह राठौर। राठौर तो नेहा सिंह तो छतरानी बेटी है ना, क्यों मुकदमा डलवा रहे हो? तो ना ये ठाकुरों के हैं, ना ये ब्राह्मणों के हैं, ना ये पिछड़ों के हैं, ना ये दलितों के हैं, अल्पसंख्यकों के, तो ये नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही 12 अप्रैल को मिश्रा जी पर हमला होता है, उसके बाद 14 अप्रैल को खुद ही इनको हिरासत में ले लिया जाता है, उसके बाद 28 अप्रैल को ये जेल से रिहा होते हैं तकरीबन 14 दिनों बाद। लेकिन उससे हमारी बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन आज हमारी मुलाकात हुई बनारस वाले मिश्रा जी से, तो थोड़ा बातचीत किया जाए कि आखिरकार जेल में रहने पर क्या कुछ इनके मन में विचार आया, बाहर हैं तो फिर कैसा विचार है, जब थोड़ा सा जब जेल में थे तो क्या उस समय क्या माहौल था, आप लोगों के दिमाग में क्या मन डगमगाया हो थोड़ा बहुत, जो इस तरह की बातें। देखो यार, पत्रकार हम नेता आदमी हैं और वो भी समाजवादी नेता है। और जो नेता होता है वो किसी भी जगह कहीं पे भी रहेगा तो वहाँ का शोध करता है और वहाँ का जो है सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराता है। हम जेल गए तो जेल में कैदियों की बात सुने, उनके पीड़ा को सुने, हम उनको पूजा पाठ करके उनकी सद्बुद्धि, घंटी उंटी बजवाते थे, पूजा पाठ कराते थे, साफ सफाई करवाते थे। हाँ, वहाँ पे और वहाँ के तमाम कैदियों की बातों को सुनते थे, तमाम लोगों को समझते थे, उनके दुख को जानते थे, उनके पीड़ा को जानते थे, वो किस मुकदमे में आए, पुलिस कैसे फंसा दी, जेल का क्या व्यवस्था है। तो इसी को जानने और समझने में इतना टाइम बीत गया। मैं एक नेता हूँ, मेरा काम है सामाजिक स्तर का सामाजिक समस्याओं को समझना और सुनना। वहाँ भी यही काम कर रहा था मैं, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं था। नहीं, आपके न रहते हुए यहाँ पर तमाम लोग जो है कि अलग अलग बयानबाजी भी करते हैं, उसके बाद तमाम तरह के मीम भी बनते हैं कि आपने जब यहाँ पर बयान दिया था इसी जगह पे खड़ा होकर के कि हाँ आ जाना, दो दो हाथ हो जाएगा, और उसके बाद उसी हाँ, के आगे हमने देखा कि मीम बनाया तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ फिर से कि हमने वहाँ डेट और समय मर्दों की तरह तय करने के लिए कहा था, हिजड़ों की तरह अचानक हमला करने का नहीं था। तो जाके पूछना इन करणी सेना वालों से कि क्या तुमने मिश्रा जी को बताया था कि इस समय इतने बजे यहाँ मिलेंगे? तो अचानक तो हमला अगर कर दोगे तो भी जो है आदमी भाई थोड़ा सा हक्का बक्का होगा, लेकिन बेचारों का देखो दुर्भाग्य, अचानक हमला भी किया और पुलिस ने ये आरोप लगाया कि मिश्रा जी ने इतनी मार दिया कि उसका सर फट गया, वो चला गया अस्पताल और हम चले गए जेल। तो पुलिस की बात तुम सही मानोगे या पुलिस को गलत कहना चाहते हो? पुलिस के हिसाब से मैं 109 का BNS धारा 109 यानी जानलेवा हमला का मैं आरोपी हूँ। इन करणी सेना वाले बकचोदों से ही पूछ लो, बेचारे जले भुने लोगों से, इनकी औकात तक नहीं थी सामना करने की। ये नशेड़ियों को 50,000 रुपया दे करके जाति बदलवा करके साले सब गद्दारी, यही गद्दारी कैसी? अरे ये गद्दारी है ना, है अपने सामना ना करना, दूसरे किसी ब्राह्मण को लेके आना, उसको पैसा दे करके हमला कराना। अरे सामना तुमको ना करना था। मिश्रा जी किसको चुनौती दिए थे और उसको भेजा, जब पत्रकारों ने पूछा उससे कि करणी माता का मंदिर कहाँ है तो बता ही नहीं पा रहा, कह रहा हम उसके उपासक हैं। जबकि मैंने उससे पूछा झापड़ मार करके
कि तुम पंडित हो तो तुम्हारा भगवान परशुराम है कि करणी माता है, तुम कैसे उपासक हो गए, इसका भी जवाब नहीं दे रहा था। अच्छा ये बताइए लहूलुहान वो था कि लहूलुहान हम थे। नहीं, उस पर भी तो लोग बात कर रहे हैं कि उसी का ब्लड जो है कि आपके पूरे कुर्ते में लग अरे गया। भाई उस तो ये बतिया कौन क्लियर करेगा? एक बार आप कह रहे हैं मीम बन रहा है, दूसरी तरफ वो उसी का खून लगा हुआ आप बता रहे हैं, तीसरी तरफ पुलिस को भी आप गलत बता रहे हैं। नहीं, हम कहाँ गलत नहीं बता रहे हैं? जैसे वो करली चना वाले, तो अब इनका इतना दोगलापंती देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? हमने डेट और समय, आज भी मैं कह रहा हूँ कि डेट और समय तय कर लो, ऐलान करो। ऐलान करके ना लड़ाई लड़ोगे। राजा महाराजाओं ने ऐसा ही ना लड़ाई लड़ा था कि 4 ठो कुक्कुर जुटा करके भेज दिए, और भी बेचारे ऐसे कुक्कुर आए जो एकदम चिल्लाते रह गए, चिल्लापों कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए वास्तव में हुआ क्या था? मतलब जो सीसीटीवी वीडियो फुटेज- वायरल हुआ है तो वो तो भाई आपने क्या देखा है सीसी फुटेज में? खाली ये बताइए। उसमें बस इतना तक दिख रहा है कि आप मोबाइल से बात करते हुए आगे जा रहे हैं और वो पीछे से आता है और कोई आपका ही मतलब साथी होगा कोई जो उसको रोकने का प्रयास करता है, फिर उधर से कुछ लोग आते हैं, इधर हमला होता है, फिर इधर कुछ उधर हमला होता है। तो मतलब आप बताएं कि वास्तव में आखिरकार क्या हुआ? एकदम सेम वही आप जो कह रहे हैं वही हुआ है। हाँ। अचानक हमला हुआ, नशेड़ियों को भेजा गया था, बाद में पूरा डिटेल निकल गया, और उसको किसने भेजा है उसका भी डिटेल निकल गया। नहीं, जैसे वो कह रहा था कि हम बात करने आए थे कि हाँ मतलब बात इस करने तरह की आ बात रहे ना थे तो करें। दौड़ते हुए आ रहे थे। सीसी फुटेज आप देखे हैं ना, अब ये समझिए कि क्या औकात है उन सबों की, और किस कैरेक्टर के हैं, और किस पानी के हैं, क्या वो मतलब लवंडा पचीसी वाला, ऐसा तो साला गली का टपोरी भी नहीं करता होगा। तो ये औकात है उनकी, उनकी औकात पता चल गई इस घटना के बाद अच्छा से। जैसे देखिए और कुछ होगा नहीं। उन 14 दिनों में आप जब थे तो ये तो घटना हुई, लेकिन एक और सुभाषपा के नेता हैं वो भी कई जगह अपना इंटरव्यू देते हैं और आप जैसे ठहाके मार करके बोलते हैं वैसे वो भी ठहाके मार के मतलब बोलते हैं कि हाँ। मिश्रा जी ने यह कहा था, मैंने भी इंटरव्यू देखा था, वो कहे थे कि मैं खुली चुनौती देता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो आवे मैदान चुन ले और हो जाए 2-2 हाथ समझ में आ जाएगा। तब दूसरे के ना देखे कि उनको कुट दिया गया। तो मिश्रा जी तो कुटा गए, मतलब आए थे मैदान में लड़ने के लिए, कह रहे थे आए 2-2 हाथ हो जाए और खुदा कुटा गए, इस तरह की बातें कर रहे थे। भाई देखिए, या तो फिर तब वो भेजे होंगे, इस विवेचना में उनका इस बात को लगाया जाएगा क्या करणी सेना के उन गुंडों को उन्होंने भेजा था तब, और अगर उन्होंने नहीं भेजा था तब ये बताइए वो नेता बनते हैं, उनको अपने ही ज़िले के सबसे चर्चित घटना का कोई जानकारी नहीं है। पुलिस का जो मुकदमा है तो पुलिस के काम को या तो वो झूठा बता रहे हैं। भाई पुलिस ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम वो लोग बात करने आए थे, हमने उनको इतनी मार दिया कि उनका जान जाने लगा। धारा BNS 109 मेरे ऊपर लगा, अटेम्प्ट टू मर्डर लगा, अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे ऊपर लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अरविंद राजभर क्या कहना चाहते हैं कि हम ही पिटाए और हम ही गए जेल? तो मतलब जिस सरकार का वो समर्थन कर रहा है वही सरकार वही सरकार दमन और अत्याचारी है, इसका मतलब ये नहीं, मतलब छोड़िए, हम और आप आपस में चर्चा करते हैं अरविंद के बातों को लेकर के। क्या आरोप है नहीं तो कि जब हम पिटाए हैं और हम ही जेल जा रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि पुलिस गलत है, पुलिस की कार्रवाई गलत है, पूरा कमिश्नर से लेकर के सारे अधिकारी गलत हैं, यही अरविंद राजभर कहना चाहते हैं। और उनकी ही सरकार में ये अन्याय ब्राह्मणों पर हो रहा है और वो ठहाका ले रहे हैं। अगड़ों के साथ उनका उसी सामंतवादियों के गोद में जा कर के वो पिछड़ों के हिस्सा मारने वालों के साथ जाके खड़े हैं। न तो अरविंद राजभर पिछड़ों और पीड़िए परिवार के रह गए और न तो अगड़ों के रह गए। अरविंद राजभर कहना क्या चाहते हैं? और वो रो रहा है, बिलख रहा है, अलगा जो आया था हमला करने के लिए कि मैं बात करने गया था, मैं पीटा गया, मुझे मारने लगे। तो वो आया था वो झूठ बोल रहा है, पुलिस का रिपोर्ट झूठ बोल रहा है। अरविंद राजभर अपने ही बातों में फंसते नजर आ रहे हैं। अरविंद राजभर से आपको ये पूछना चाहिए था ना कि पुलिस ने जो धारा लगाया इसका मतलब झूठा लगाया बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर। ये तो पूछना चाहिए था, लेकिन उसके बाद वो बात वो करते हैं कि अभी आपसे बातचीत भी होता है और फिर बाद में आपकी वाहवाही भी करने लगते हैं कि हाँ मिश्रा जी बड़ा अच्छा नेता हैं। कितनी बेइज्जती हुई, मिश्रा जी को सब सुनते थे, लेकिन जब से इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया और
उस दिन मारपीट हो गई, उसके बाद से थोड़ा सा वो हुआ है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी लगे हुए हैं कि इनका कद बढ़ा दिया जाए, और हम चाहते भी हैं कि मिश्रा जी कद आगे बढ़े। भाई अच्छे व्यक्ति आप भी हैं, चाहते हैं ये अच्छे व्यक्ति हैं मिश्रा जी, बस कभी कभी अच्छा मतलब गड़बड़ बोल जाते हैं। कभी कोई मुलाकात? कई बार हुई है महाराज, हाँ। फोनों पर बात होती है हमारी। अच्छा, लास्ट में ये भी बोल करके जाते हैं और बोलना की बात पड़ेगा। की बात तो होता है हमारा बोलना आपसे। पड़ेगा, हाँ। उन्हीं को नहीं बोलना है, आपसे कोई बात होता है उनसे? उन्हीं को नहीं बोलना है ये बात। अभी और संघर्ष तेज होगा, योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तक इस बतिया को बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर ईमानदारी का मिसाल और संघर्ष का कोई लंबी लकीर है तो उसका नाम बनारस वाले मिश्रा जी है। ये मेरे अपने संघर्ष का इरादा है, ये मेरे संघर्ष की अपनी ताकत है कि विपक्षी भी सर झुका करके इस बात को स्वीकार करेगा कि नेता अच्छा है। शानदारी की पॉलिटिक्स, दलाली की पॉलिटिक्स बनारस वाले मिश्रा जी का नहीं। और जिसे जब आप जेल में थे तो उसी समय बीच में पहलगाम हमला भी हो जाता है। देखिए वो उसके बाद अब सुनिए मेरी बात, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, देश का मामला है, और राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के मामले के किसी भी सवाल पर मैं कोई भी डिबेट और मीडिया इंटरव्यू नहीं देना चाहता हूं। और कोई राजनीतिक सवाल है तो उसको भारतीय सेना के लिए तो कुछ तो कहेंगे कि उनके शौर्य के और भारतीय सेना कब कमजोर रही है? एक भी कोई पॉइंट बता दो। नहीं, हमने सरकारें कमजोर थी, भारतीय सेना नहीं। सरकार शौर्य को बढ़ाने के लिए कुछ दो शब्द तो कहिए। अरे उनको जय हिंद है, उनको सलाम है, उनके जज्बे को। हमारा भारत देश महान अगर आज है, आप तुम सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हैं, तो हमारा देश का सेना, मेरा देश का नौजवान। बताइए, जेल गए और जेल से आप बाहर निकले हैं, बड़ा लोगों में चर्चा है कि मिश्रा जी पहले भी जेल गए थे, निकल के आए, इस बार तो और भी मतलब इस तरह से मारपीट हुआ जबरदस्त, और 14 दिनों तक इस बार जेल रहना पड़ा है। तो क्या मतलब मन में थोड़ा सा भय आया कि अब 14 दिन नहीं पत्रकार, 14 महीना भी रखोगे ना तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और इस बात को बता दें कि हमको बचाने वाले एक नहीं 3 लोग हैं। वो कौन? एक बाबा विश्वनाथ, मेरा भगवान, मेरे इष्ट देवता, जिनका मैं पूजा करता हूँ। दूसरा मेरा पीडीए का जननायक, मेरा नेता आदरणीय अखिलेश यादव। और तीसरा अदालत का हमारा वो भगवान जिसका नाम एडवोकेट अनुज यादव है। ये वही अनुज यादव हैं जो तमाम उत्तर प्रदेश के एमपी एमएलए के मुकदमों को बड़े शानदारी से लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। तमाम पीडीए परिवार के ऊपर जो फर्जी मुकदमे हैं उनका मुकदमा वो निःशुल्क लड़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इस बात को जान करके फ़क्र भी होना चाहिए एडवोकेट अनुज यादव जी के ऊपर, कि आज तक आपने ये देखा होगा कि क्लाइंट जब पैसा जुटा करके वकील को देता है तब मुकदमा दाखिल होता है। मेरे मुकदमे में मैं एक ऐसा क्लाइंट था कि मेरा जब मुकदमा गया तो मेरा एडवोकेट पहले जो है 25,000 रुपया निकाल के मेरे घर भेजवाता है। अच्छा। और उसके बाद हमारा मुकदमा लड़ता है, वो भी निःशुल्क। और कहा है हमारा एडवोकेट, हमारा बड़ा भाई, हमारा अदालती भगवान, कि डरना मत बनारस वाले मिश्रा जी, तुम पीडीए के रक्षा सुरक्षा और स्वाभिमान की बात करते रहना, ताउम्र तुम्हारा या बड़ा भाई तुम्हारे रक्षा के लिए अदालतों में लड़ेगा। तो मैं सल्यूट करता हूँ बड़े भाई अनुज यादव एडवोकेट का, नरेश यादव एडवोकेट का, संदीप यादव एडवोकेट का, अरविंद यादव एडवोकेट का, समीम नुमानी एडवोकेट का। मैं ऐसे तमाम अपने एडवोकेट साथियों का सम्मान करता हूँ। अभी एक और बात, अभी ब्राह्मण महासभा और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाजपाइयों, तुम्हारे हमले बहुत छोटे पड़े आएंगे, तुम्हारी सरकार, तुम्हारा गुंडागर्दी बहुत छोटा मेरे सामने पड़े आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सर झुका करके पनाह मांगते रहोगे और मैं मुस्कुराते हुए यूं ही विराट अवस्था को प्राप्त करता रहूँगा। मैं पीडीए सवाल पर कभी भी कोई समझौता नहीं करूँगा। मैं अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी के हर संघर्ष में उनके साथ खड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश के जनता के हर सवाल को मैं अपना सवाल समझता हूँ। मैं सच्चाई से राजनीति करता हूँ, वो दगाबाजी से राजनीति करता है, वो गद्दारी का राजनीति करता है। अभी एक और ब्राह्मण महासभा की भी बैठक हुई है लखनऊ में, और वहाँ पर अखिलेश यादव जी का वहीं पहले बयान आता है कि जो हाथा नहीं भाता है, मतलब इस तरह की एक शब्दावली प्रयोग होती है। फिर उसके बाद क्या ब्राह्मणों को एकजुट करने का प्रयास है लखनऊ में? एकजुट करने का क्या प्रयास है? ब्राह्मणों के ऊपर हो रहा है हाथा नहीं भाता, क्या मतलब इसका? ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे जो पिछले 10 साल से योगी की सरकार ने जो अत्याचार किया है,
जो हमला किया है, जो नफरत करते हैं योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरे पार्टी के लोग ब्राह्मणों से, वो अब खुल करके सामने आ गया। योगी आदित्यनाथ जातिगत आधार पर मुख्यमंत्री बन गए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रह गए, और वो सिर्फ और सिर्फ भाजपाई क्षत्रियों के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो सपाई क्षत्रियों के मुख्यमंत्री हों, वो कांग्रेसी क्षत्रियों के मुख्यमंत्री हों, वो बसपाई क्षत्रियों के मुख्यमंत्री हों। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनको। वो सिर्फ ये जानते हैं कि जो भाजपा का क्षत्रिय है मैं उसी का मुख्यमंत्री हूं। और भी दलों के जो क्षत्रिय हैं उनको वो गाली दिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ, और शांत होकर के बैठ करके मुस्कुराते हैं। ठाकुर और ब्राह्मणों के ऊपर हमले हैं। क्यों विनय शंकर तिवारी जी को हमला कराए, क्यों उनको जेल भेजवा रहे हैं? क्या डर है विनय शंकर तिवारी जी से? क्या डर है? क्यों तिल मिलाते हो बनारस वाले मिश्रा जी से? क्यों नेहा सिंह राठौर तो नेहा सिंह तो छत्राणी बेटी है ना, क्यों मुकदमा डलवा रहे हो? तो न ये ठाकुरों के हैं, न ये ब्राह्मणों के हैं, न ये पिछड़ों के हैं, न ये दलितों के हैं, अल्पसंख्यकों के तो ये नहीं। ये योगी आदित्यनाथ जो हैं ये भाजपा के मुख्यमंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश का ना मुख्यमंत्री चुनेंगे जी, तो 27 में हम लोग श्री अखिलेश यादव जी को चुनेंगे उत्तर प्रदेश का। वो भी तो सपा के ना मुख्यमंत्री हैं। नहीं, अरे सपा के अगर मुख्यमंत्री होते 2012 से 17 तक, तो उनके राज में आपने ठाकुरों का उत्पीड़न कहीं सुना है? कै ठो हत्या हुआ है, कै ठो घर टूटा हुआ है, कै जगह फर्जी मुकदमा हुआ है? सारे ठाकुर और सारे ब्राह्मण तो मिल करके समाजवादी में वहाँ मलाई खाए मिनिस्टर हुए कि नहीं हुए? इनके यहाँ क्या तो पिछड़ा दलित है। सबको बोलने का मौका था, सबको धरना देने का मौका था। ये कहाँ का तड़प है? ये पीडीए से और ब्राह्मणों से जलते हैं। तो देखिए, जेल से बाहर निकलने के बाद मिश्रा जी से अब मुलाकात हुई, तो हमने सोचा कि इन सब तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत किया जाए, और कैसे ये घटना घटित हुआ था उसको भी इन्होंने बताने का प्रयास किया। और उसके बाद अभी भी उनका कहना है कि डरे नहीं है, लगातार हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, और आगामी भविष्य में अब देखने वाली बात होगी कि आगे भविष्य में क्या कुछ होता है। फिलहाल ऐसे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।